साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, आपको पता है कि विश्व का भूगोल हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्थल मंडल, और स्थल मंडल के अंतर्गत हमारा क्या है, स्थल मंडल। और स्थल मंडल के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं आज चट्टान। ठीक है, चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें एक और आ जाएगा आपका भूकंप। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा जो है की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो एक बार आपको याद दिला दें कि जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और जो भी साथी यूपी यूपी पुलिस शिक्षक भर्ती और जिसके सिलेबस में भारतीय भूगोल, विश्व का भूगोल दिया गया है, और ये सारे टॉपिक अगर हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, जुड़िए हमारे चैनल से और शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो चलिए टाइम ख़राब नहीं करेंगे। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? तो साथियों, इनको कहते हैं आग्नेय चट्टानें। बड़े ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना। आग्नेय शैल कहलाती है, तो आग्नेय शैल कहलाती है मौलिक शैल। ठीक है। निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? निर्माण की दृष्टि से, ठीक है, तो सबसे पुरानी जो चट्टान है वो है आग्नेय चट्टान। अगला है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो ग्रेनाइट की गणना जो है अधिवितलीय या प्लूटोनिक चट्टानों में की जाती है ग्रेनाइट की गणना। अगला है भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है बैथोलिथ के नाम से। और अगला है जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो साथियों, अवसादी चट्टानों में जो है पाए जाते हैं। अगला है धरातल के सर्वाधिक पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो इस धरातल पर जो है सबसे ज़्यादा भाग अगर पाया जाता है तो अवसादी चट्टानों का पाया जाता है, याद रखना। अगला है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो साथियों, कोयला जो है, जो परतदार चट्टानें होती हैं उनमें पाया जाता है कोयला। अगला है पेट्रोलियम यानी खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो साथियों, पेट्रोलियम जो है वो प्राचीन संतरित चट्टानों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है ये क्वार्टजाइट में। ठीक है। चूना पत्थर, जिसे लाइमस्टोन भी कहते हैं, तो चूना पत्थर का कायांतरित रूप है, चूना पत्थर का ही कायांतरित रूप है संगमरमर। ठीक है। और अगला है बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो ये एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप। अब बढ़ते हैं आगे। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो साथियों, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आग्नेय और तलछटी चट्टानों से होती है। अपक्षयण की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की होती हैं? तो ये जलयोजन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा मृत शैल है? तो साथियों, मृत शैल की बात हुई है तो यहाँ पे आग्नेय चट्टान को मृत शैल भी कहा जाता है। तो चट्टानों से संबंधित ज़्यादा प्रश्न इसमें नहीं थे, तो चट्टानों का टॉपिक होता है कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं भूकंप। तो भूकंप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी इसमें ले लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा गया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत, तो ये है भूकंप विज्ञान। अगला है भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को कहा जाता है भूकंप केंद्र। अगला है भूकंप
मूल वह स्थान होता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें है धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है कहलाता है। तो धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे ही जो है भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। अगला है अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। तो साथियों याद रखना, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा जो समुद्री लहरें उत्पन्न होती हैं उनको सुनामी कहा जाता है। आगे बढ़िए। तो अब आता है अपना अगला प्रश्न। इसमें साथियों कहा गया है भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं। तो साथियों ये एल तरंगें होती हैं। कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं। तो ये दीर्घ पृष्ठीय जो भूकंपीय तरंगें होती हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो सुनामी का मुख्य कारण है भूकंप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व के सर्वाधिक यानी 63% के लगभग भूकंप किस पेटी में आते हैं। तो ये आते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। अगला प्रश्न है समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है। तो ये अनियमित होता है। ठीक है, सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है। तो ये जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। ठीक है, याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। तो ये जापान। अगला है तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी होती है। तो ये एस लहर कही जाती है। भूकंप मापा जाता है। तो ये किस में मापा जाता है आपको बताना है। तो ये रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है भूकंप। ठीक है, अगला है सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है। तो साथियों सिस्मोग्राफ जो है भूकंपी तरंगों को मापने में जो है काम लाया जाता है। और ऊपर प्रश्न में कहा गया था भूकंप किससे मापा जाता है। तो वो रिएक्टर पैमाने पे मापा जाता है। और किससे मापा जाता है। तो ये सिस्मोग्राफ से जो है भूकंपी तरंगों को मापा जाता है। अगला है भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये सिस्मोलॉजी कहा जाता है भूकंप के अध्ययन को। अगला प्रश्न है समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो इसे समभूकंप रेखा कहा जाता है। कौन सी अननुमेय प्राकृतिक आपदा है। तो ये भूकंप है। अगला है कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का एक कारण बताता है। तो ये एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। ठीक है, अगला जो है भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। तो साथियों याद रखना भूकंप के समय PSL नाम की जो तरंगें हैं इनका जो है उद्भव होता है। भूकंप आने का प्राकृतिक कारण क्या है। तो भूकंप आने का जो प्राकृतिक कारण है वो है ज्वालामुखी विस्फोट। जब कहीं ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब आता है भूकंप। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा गया है भूकंप आने का मानवीय कारण क्या हो सकता है। वो तो था प्राकृतिक कारण, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है ठीक है तब भूकंप आते हैं। अभी पूछा गया मानवीय कारण क्या है। ठीक है, तो मानवीय कारण है खनन विस्फोट। जब खनन होता है, खनन के समय में अगर कोई विस्फोट हो गया तब आता है मानवीय कारण से भूकंप। अगला है संरचनात्मक या भ्रंशमूलक भूकंप किसे कहते हैं। तो ये विवर्तनिक भूकंप को कहते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक तरंगों को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो इन्हें अनुदैर्घ्य तरंगों के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक तरंगों की बात हो रही है तो प्राकृतिक तरंगों को अन्य जो है अनुदैर्घ्य तरंग के नाम से जानते हैं। अगला जो प्रश्न है
चलिए अगला देखते हैं। तो इसमें कहा गया किस इटालियन वैज्ञानिक ने भूकंप मापक का विकास किया था। तो ये मर्केली ने किया था, जो कि ये इटली के वैज्ञानिक थे, इटालियन। ठीक है। अगला है CE रिक्टर ने रिक्टर स्केल का विकास कब किया था। तो साथियों ये भी आपको याद रखना, रिक्टर स्केल का जो विकास हुआ था वो 1935 में हुआ था। और रिक्टर स्केल किसके काम में आती है, भूकंप के मापने में। ठीक है। और एक और इसमें था सिस्मोग्राफ। ठीक है, ये भूकंप की तरंगों को मापने के काम में आता है। तो टॉपिक होता है यहाँ पे समाप्त भूकंप का भी। और अब हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे ज्वालामुखी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है। तो सभी साथी जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लीजिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़िए मन लगाकर। और हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।